हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज का वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डीबीटी जेआरएफ एग्जाम में 13 मई को अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ आपको वो सारे टिप्स, वो सारे ट्रिक्स जिनको आपको ध्यान में रखना है और आपको अपने एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है उसको अवॉइड करना है। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करते हैं लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके गलत हो जाते हैं और वो नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा ले आते हैं, जिससे जो ओवरऑल स्कोर होता है, जो रैंक होती है, वो कम हो जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम बहुत केयरफुल रहना है। तो ये पॉइंट्स एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर से रिकॉल करिएगा और एग्जामिनेशन हॉल में इन चीज़ों का जरूर से ध्यान रखिएगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1 मैंने डाला है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। एक चीज होती है, जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप होता है कि इस कॉन्सेप्ट पे इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट वही होती है बट क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग होता है कि कभी करेक्ट पूछा गया था, कभी इनकरेक्ट पूछ लिया गया, कभी नॉट करेक्ट पूछ लिया गया, या उसी टॉपिक का कोई और एस्पेक्ट आपसे पूछ लिया गया, कभी ओवर एक्सप्रेशन तो कभी डिलीशन करके जीन का एक्सप्रेशन पूछ लिया गया। तो क्वेश्चंस को आप हमेशा रीड करेंगे बहुत केयरफुल होके, कम से कम 2 बार, और ये देखेंगे कि एग्जैक्ट में वो क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे। आप जल्दबाजी में नहीं, अपनी प्री थॉट जो आपने रखा है उससे कभी भी क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने डाला है कि जब भी आप ऑप्शंस को चूज करो, आपको पता है 4 ऑप्शंस होते हैं इस डीबीटी जेआरएफ एग्जाम में, एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शंस गलत होंगे, या कॉम्बिनेशन आपका होगा कि ए बी सी सही है, बी सी डी सही है। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन अपना करेक्ट वाला ऑप्ट करने जाओ तो आप ये चेक करो कि ये आंसर मेरा गलत है, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन में आप ये भी कंफर्म करो कि जो स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं क्या वो एग्जैक्टली इनकरेक्ट है। मतलब आपको दोनों स्ट्रैटेजी अपनानी है अपने सही आंसर तक पहुंचने के लिए। फर्स्ट, जो सही आंसर है उसको आप टिक करोगे और आप ये भी एक बार क्रॉस चेक करोगे कि जो आंसर्स आपने एलिमिनेट किए हैं वो परफेक्टली गलत हैं या कुछ और भी चांसेस हैं। तो आपको दोनों स्ट्रैटेजी अपनानी है कि सही आंसर को ऑप्ट भी करना है, और अगर आप सही आंसर नहीं ढूंढ पा रहे तो आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे, तो भी आप राइट आंसर्स तक पहुंच जाएंगे और आपसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। थर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीड करेक्ट एंड इनकरेक्ट केयरफुली। कई बार कॉम्बिनेशन में आपको इनकरेक्ट दिया होता है या नॉट करेक्ट दिया होता है और आप ध्यान नहीं देते और आप जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करके आते हैं। आई एम टेलिंग यू, मेरे इस सेशन के बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स इस गलती को पक्का करेंगे। तो प्लीज मत दोहराइएगा, जहां पे भी इनकरेक्ट हो या नॉट करेक्ट हो उसको तुरंत अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर के साथ नोट करिएगा और फिर ऑप्शंस को टिक करिएगा, वरना आप गलत ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रीड कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट केयरफुली। कई क्वेश्चंस आपके मैचिंग वर्ड वाले आते हैं जहाँ पे आपको एक टेबल, एक कॉलम में एक सीक्वेंस और दूसरे कॉलम में दूसरा सीक्वेंस दिया होता है और आपको मैच करना होता है। नीचे पी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं, या फिर आपको ए बी सी का कॉम्बिनेशन होता है कि 4 स्टेटमेंट दे दिए गए, कौन सा 3 सही है या कौन सा 3 गलत है या कौन सा एक सही है। तो जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको भी आप चेक करिए कि कॉम्बिनेशन में अगर उन्होंने ऑल करेक्ट पूछा है तो कहीं 2 के साथ आपने एक इनकरेक्ट तो नहीं लगा दिया है। ठीक है, तो हमेशा जो कॉम्बिनेशन होंगे उन पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अदरवाइज आप गलत आंसर्स चूज कर लेंगे। नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको लगता है कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा था कभी पहले, है ना, शायद इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और उस शायद में आप गेस करने लग जाते हैं। और उसमें मोस्ट द टाइम ऐसा नहीं है, जब आप गेस करते हैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है उसकी कि कितना आपका आंसर सही होगा या कितना गलत होगा। बट आप ये मान के चलिए कि कभी भी किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन को केवल गेस के बेसिस से मत सॉल्व करिए कि चलो इसको कर देते हैं, ऐसा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो कभी गट फीलिंग के साथ नहीं कि बस लग रहा है तो आप उसको सॉल्व कर दो। अगर आपने पढ़ा है, आपको उस कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि 50% चांस है क्वेश्चन के सही होने से, बट 50% चांस ही है गलत उस क्वेश्चन के होने की, अगर आप केवल अंदाजा लगा रहे, तुक्का लगा रहे, तो ये बिल्कुल मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने डाला है, डोंट स्टिक टू पर्टिकुलर यूनिट और टॉपिक। देखिए, होता क्या है, आप बहुत सारी यूनिट्स या बहुत सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाते हैं, कुछ से आपको बहुत लगाव होता है, आपको लगता है लाइक आपकी बायोकेमिस्ट्री बहुत तैयार है या आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी बहुत तैयार है, आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। आप एग्जाम में गए, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो शायद आपने पढ़ा था उससे कुछ डिफरेंट था। ठीक है, तो आपको लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको उस यूनिट से बहुत अटैचमेंट नहीं दिखाना है। आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप अगले टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, स्पेशली डीबीटी जेआरएफ के पार्ट बी सेक्शन में। राइट, तो आपको एक टॉपिक या एक यूनिट पे स्टिक नहीं करना है कि नहीं मैंने ये पढ़ा था ऐसे क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व ही करने हैं।
जो भी आएगा आपको ओवरऑल मार्किंग आपकी होने जा रही है। तो आप क्वेश्चन को स्टिक करेंगे, टॉपिक या यूनिट से बहुत आपको अटैचमेंट नहीं शो करना है, जो आपको आ रहा है आप उसको ही अटेम्प्ट करेंगे। अगला पॉइंट मैंने डाला है पे मोर अटेंशन टू ग्राफिकल डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, कि कई बार क्वेश्चंस में आपको ग्राफ दिया होता है, कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई पार्ट ए में भी इवन आपको कई सारे नंबर्स जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको डायग्राम दिया होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले ग्राफ में, तो हमेशा केयरफुल रहिए कि एक्स और वाई एक्सिस पे कौन से पैरामीटर्स गिवन है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप कंक्लूड करते हैं वो होती है। तो ग्राफ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके का ग्राफ आपको दिया गया है, एक्स वाई एक्सिस पे क्या चीजें दी हैं, उससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करने को आपको बोला गया है। प्लस अगर कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन है तो डायग्राम में भी लेबलिंग देखिए कि कहाँ पे किस तरीके की स्ट्रक्चर है, लेबलिंग क्या है और क्या मुझे एग्जैक्ट कंक्लूजन ड्रॉ करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने डाला है, बी रियलिस्टिक इन एसेसिंग योर प्रिपरेशन। देखिए कई बार क्या होता है कि आप सोचने लगते हैं कि 10 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या जाता है, एक गलत हो जाएगा 5 सही हो जाएगा, चलो ट्राई करते हैं, है ना, थोड़ी और अच्छी रैंक आ जाएगी। ये नॉर्मल सी टेंडेंसी स्टूडेंट्स में होती है, एक थोड़ी सी, है ना, एक लालच होती है, आप कह सकते हैं कि अगर 50 रैंक आनी है तो हो सकता है मेरी 20 रैंक आ जाए, या अपर 10 में मेरी रैंक आ जाए, या क्वालिफाई हो जाए, जो भी जिस तरीके का आपको एक होता है ना, आपको लगता है कि चलो इतना क्वेश्चन किया 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ऐसा मत करिए। देखिए आपको सबसे बेहतर पता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपने प्रिपेयर करा है। देखिए अगर प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाइए, आप उसके लिए ट्राई नहीं करोगे, अननेसेसरी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, मतलब ना आप खुद को ओवर एस्टिमेट करोगे ना ही खुद को आप अंडर एस्टिमेट करोगे कि आपने सोचा कि मेरे पार्ट ए में 40 क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए, राइट। अगर आपने तैयारी 25 क्वेश्चंस भर की करी है या 30 क्वेश्चन भर की करी है तो आप उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए ना, बी रियलिस्टिक। अगर आप अननेसेसरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपको निराशा होगी, एंड एट द एंड ऑफ टाइम आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन भी मेरा इसकी वजह से रह गया, क्योंकि दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो वो आपकी जो आपका एरिया है उसमें भी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, उसमें भी आपको उसका जो अफेक्ट है वो जो आपका उसका प्रेशर होगा माइंड में वो आपको सेकंड क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन को रियलिस्टिकली अप्रोच करिए और जितना प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। लास्ट वन मैंने डाला है टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है टाइम मैनेजमेंट का नेगेटिव मार्क्स को कंट्रोल करने में। आप सोच रहे होगे कि टाइम मैनेजमेंट नेगेटिव कंट्रोलिंग में क्या रोल प्ले करता है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए कि पहले आप क्वेश्चंस करके पहले गो में आप क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे करते हैं जिसमें आप 100% श्योर होते हैं, फिर आप दूसरी बार जाते हैं उन क्वेश्चंस को करते हैं जिसमें आप आपको 50% या 70% लगता है कि ये सही है। उन क्वेश्चंस के लिए आप क्या करते हैं, रिव्यू के लिए सोचते हैं चलो अभी टिक कर देते हैं, और वापस से आएंगे और फिर इसको फाइनली इसको टिक करेंगे, या फाइनली इसका ऑप्शन हम फाइनलाइज करेंगे, या आपने उसको मार्क कर दिया और आपने कहा अच्छा फिर से आएंगे फिर इसको फाइनली टिक करेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं आप, अगर आपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया है तो जब एंड में आप रिव्यू के लिए आएंगे तो आप जल्दबाजी में कई बार ए का बी, बी का सी, या 21 अगर आपने चूज करके रखा था तो 22 में आपने मार्किंग कर दी। आप समझ रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो आपके पेपर में बहुत सारी कमियां या बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। तो टाइम को आप बहुत ही अच्छे से मैनेज करेंगे और एंड टाइम के लिए इतना टाइम बचा के रखेंगे कि जो चीज़ें आप रिव्यू के लिए करने आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपने रिव्यू के लिए डाले हैं उनको आप केयरफुली रीड कर पाएं और फिर आंसर्स को मार्क कर पाएं। एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगी कि जब फाइनली आप आंसर टिक करने जाओ तो प्लीज, भले आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बट दैट मस्ट बी करेक्ट। तो जब आप फाइनली आंसर टिक करो तो एक बार जरूर क्रॉस चेक करो कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपने सोचा था और किसको आप टिक कर रहे हो। जितना क्वेश्चन आप रीड करने में सॉल्व करने में लगाते हो, प्रॉपर अटेंशन आपको देनी होती है ऑप्शंस को टिक करने में भी। मैं आपको बता सकती हूँ कितने एग्जाम्पल्स ऐसे देखने को मिलते हैं जहां स्टूडेंट ने क्वेश्चन सही सॉल्व किया, टाइम दिया उस क्वेश्चन को, और जब आंसर को टिक करने की बारी आई तो जल्दबाजी में उसने क्या करा, ऑप्शन बी का ऑप्शन सी कर दिया। और ये गलतियां करते हैं, अगर ये गलतियां आप ना करें तो अदरवाइज आप सोचो कि इतने सारे आप एग्जाम्स देते हो या इतने बार आप टेस्ट देते हो, कई बार आपसे नेगेटिव क्यों होता है। ये छोटी छोटी गलतियां ही हैं जो आप करते हो जिससे आप नेगेटिव लेके आते हो। तो पता चला अगर आपका स्कोर 200 होना था तो आप पहुंच गए 170 पे या 180 पे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। जरूर से वॉच करिएगा और जरूर से इन पॉइंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो जरूर रिकॉल करिएगा। ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने में, और डेफिनेटली इससे आपका जो स्कोर है वो और बूस्टअप होगा। ऑल द बेस्ट।